वेलकम बैक टू ड्यू एस वाली स्टडी ऑफ क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ हिस्ट्री 300 CE की आंसर की, जो आज बच्चों का पेपर था। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन जिन बच्चों ने कल हिस्ट्री का एग्ज़ाम दिया था तो उसके कोई मार्क्स नहीं ऐड होने वाले। आपको आज फिर से हिस्ट्री का एग्ज़ाम देना था। वो ड्यू एस वाली की बहुत बड़ी गलती थी, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो आइए हम इसके आंसर देख लेते हैं। आपको कैसे लिख के आना था, आप मैच कर सकते हैं आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 8 क्वेश्चन आए थे इसमें, 4 क्वेश्चन जिसमें से आपको करने थे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने अध्ययन काल पर प्रकाश डालने वाले साहित्यिक स्रोतों का सर्वेक्षण प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन घुमा के आया हुआ है, पर इसमें सीधे सीधे क्या बताना है, साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करना है। बस ये तो घुमाने के लिए दिया गया है। साहित्यिक स्रोत क्या है हमारे, देखो, इतिहास के अध्ययन में साहित्यिक स्रोतों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये स्रोत हमें किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्ट्रक्चर, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी देते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। इधर अब आपको लिखना था धार्मिक साहित्य क्या क्या है। तो धार्मिक ग्रंथ भारतीय इतिहास के प्रमुख साहित्यिक स्रोतों में से एक है। पहला क्या है, वेद है। कितने प्रकार के वेद, हमारे 3 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। एंड सेकंड ब्राह्मण और उपनिषद था, और रामायण और महाभारत, फिर पुराण। इनको आपको एक्सप्लेन करना था बस थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में। एंड सेकंड था बौद्ध और जैन साहित्य। तो इनके त्रिपिटक हैं, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये इनके 3 पिटक हैं। इन्हें टोकरियों भी कहा जाता है। इनकी जातक कथाएं हैं और जैन आगम ग्रंथ। थर्ड पॉइंट हमारा धर्मनिरपेक्ष साहित्य, मतलब धर्म से बिल्कुल अलग है जो हमारे साहित्य हैं। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, और कालिदास की रचनाएं हो गई, पाणिनि के अष्टाध्यायी हो गए। फोर्थ पॉइंट हमारा विदेशी यात्रियों के विवरण, मतलब उनकी पुस्तकें। वे भारत आए विदेशों से, उन्होंने जो देखा सुना वो अपनी पुस्तिका में उतारा। उससे हमें बहुत जानकारी उपलब्ध होती है प्राचीन भारत की। जैसे मैग्नीफिसेंस की इंडिका हो गई, चीनी यात्री फाहान और हेनसांग हो गए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन एंड होता है। आपको यहाँ पर निष्कर्ष लिखना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही आपको लिखना था। जिसने ऐसे लिखा है तो उसको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन सेकंड हमारा, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार तथा पतन का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, आपको मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी दिया हुआ था, और जो मैंने दे रखे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसमें से ये भी आ रखा है, ये भी आया अभी तक। तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार तथा पतन का संक्षिप्त विवेचन करना था हमें। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता मानी जाती है, जो लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक विकसित रही है। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ, यही क्वेश्चन पूछा गया हमसे। तो आपको लिखना था, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बहुत व्यापक क्षेत्र में था। जैसे उत्तर में जम्मू तक था, दक्षिण में दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र अपने भारत में है, पूर्व में आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम में सुतकांगेडोर जो पर बलूचिस्तान में है। आगे इनके प्रमुख स्थल लिख देने थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगा और लोथल। और अब इनकी हैं विशेषताएं, जैसे उन्नत नगर योजना थी इनकी, और जल निकास प्रणाली, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था नाली बनाने के लिए। ये इसकी बहुत ही उन्नत सोच को दर्शाती है। अब हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता के पतन के अनेक कारण माने जाते हैं। जैसे प्राकृतिक कारण हो गए, जैसे बाढ़ आना, सूखा पड़ना, नदियों का मार्ग बदल जाना। अब आर्थिक कारण कौन कौन से थे, आर्थिक कारण में मोहरों का नष्ट हो जाना, व्यापार में मंदी हो गई, आर्यों का आक्रमण। हड़प्पा सभ्यता का पतन क्रमिक था, ना कि अचानक। मतलब क्रम, स्टेप बाय स्टेप इसका पतन होता गया, ना कि अचानक हुआ। इसके पतन के बाद ग्रामीण संस्कृति का विकास हुआ, जिसने आगे चलकर वैदिक सभ्यता का मार्ग प्रशस्त किया। यहाँ हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, नवपाषाण क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसकी विभिन्न विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया था, पर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखना था। यह है क्वेश्चन थर्ड का आंसर। नवपाषाण क्रांति मानव इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इस घटना के अंतर्गत मानव ने शिकार और खाद्य संग्रह के जीवन से निकल कृषि और स्थायी जीवन की ओर कदम बढ़ाया। अब नवपाषाण क्रांति का अर्थ क्या है। जो नवपाषाण युग है ना, वह काल था जब मानव ने खेती करना सीखा, पशुपालन करना सीखा और एक जगह पर रहना सीखा। इसे ही नवपाषाण क्रांति कहते हैं। और इसे क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि मानव जीवन को पूरी तरह इसने बदल के रख दिया था। अब नवपाषाण क्रांति की विशेषताएं क्या है, देखो, कृषि का विकास हुआ, जैसे गेहूं, जौ, चावल की खेती शुरू हुई, खाद्य उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पशुपालन कैसा हुआ, गाय, भेड़, बकरी को पालतू बनाने लगे, दूध, मांस और श्रम का उपयोग होने लगा। स्थायी जीवन, मतलब एक ही जगह ठहर के वहीं रहने लगे। औजारों में सुधार हुआ, घिसे हुए पत्थर के औजार बनाए, ठीक है, और लोहे का बड़े पैमाने पर उपयोग करा। सामाजिक परिवर्तन क्या है, परिवार संस्था का विकास हुआ, संपत्ति की अवधारणा और श्रम विभाजन हुआ। कला और धर्म में क्या है, मिट्टी के बर्तन बनाए गए, देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। तो नवपाषाण क्रांति ने मानव को सभ्यता की ओर अग्रसर किया, मतलब आगे किया। इसी क्रांति के परिणाम स्वरूप आगे चलकर नगरों, राज्यों, सभ्यताओं का विकास हुआ।
ये हमारा क्वेश्चन थर्ड था। क्वेश्चन फोर्थ देख लेते हैं। उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का विवरण दीजिए। ये भी नोट से आया हुआ है, जो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। इसमें से पूछा गया उत्तर वैदिक काल के बारे में, तो हमें बस ये बताना था इसमें। उत्तर वैदिक काल में समाज अधिक जटिल था, कृषि का विकास हुआ था, स्थायी जीवन शुरू हुआ, वर्ण व्यवस्था मजबूत हुई। इसके 4 वर्ण थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर इसमें क्या बताना था, हमें सामाजिक और राजनीतिक जीवन को बताना था। जैसे सामाजिक जीवन क्या है, संयुक्त परिवार की प्रथा थी, पुरुष प्रधान समाज था, स्त्रियों की स्थिति प्रारंभिक काल में अच्छी थी और उत्तर वैदिक काल में कमजोर हुई। क्वेश्चन फिफ्थ है हमारा, भारत के इतिहास में एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का निर्णायक काल था, टिप्पणी कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा बताना था इस काल में क्या क्या घटनाएं हुई जो इसको महत्वपूर्ण काल बनाती है। क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर है, यहाँ इस काल में ऐसे क्या क्या घटनाएं हुई जो इस काल को मुख्य बनाती हैं। तो 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्या था, मगध, कुशल और आवंत। राजतंत्र का विकास हुआ, बौद्ध और जैन धर्म का उदय भी हुआ, साथ ही साथ वैदिक धर्म कांड का विरोध हुआ, शहरीकरण का विकास हुआ, लोहे का प्रयोग बढ़ता चला गया, व्यापार और सिक्कों का प्रयोग हुआ, नए विचार और दर्शन का उदय हुआ। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी ने भारत के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह बदल कर रख दिया, इसलिए निर्णायक काल माना जाता है। क्वेश्चन सिक्स्थ है हमारा, मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था मतलब पहले मौर्य मौर्य समाज के बारे में आपको कुछ डेफिनेशन देनी थी और अशोक के बारे में बताना था। फिर इसमें आर्थिक व्यवस्था बता देनी चाहिए थी। कृषि अर्थव्यवस्था का आधार था, भूमि कर संग्रह होता था, सिंचाई व्यवस्था, राज्य द्वारा उद्योगों का नियंत्रण, शिल्प और कारीगरी का विकास, व्यापार का विस्तार, आंतरिक और विदेशी व्यापार किए जाते थे, सड़कें और परिवहन सुदृढ़ थे, सिक्कों का प्रचलन था, अर्थशास्त्र से जानकारी मिली थी। यह हमारा एक क्वेश्चन सिक्स एंड होता है। अगर आपने इस तरह से अपने आंसर में पॉइंट ऐड कर रखे हैं तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे, आप बिल्कुल ना घबराएं। क्वेश्चन सेवंथ है, भारत के इतिहास एवं संस्कृति में कनिष्क के योगदान को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन सेवंथ, भारत के इतिहास और संस्कृति में कनिष्क का क्या योगदान है। फर्स्ट है राजनीतिक योगदान, आपको ये पॉइंट लिखने थे, जैसे कुषाण साम्राज्य का विस्तार, राजधानी पुरुषपुर में थी, मध्य एशिया से भारत तक शासन हुआ। धार्मिक योगदान क्या था, बौद्ध धर्म का संरक्षण, चतुर्थ बौद्ध संगीति थी, महायान बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिला। ठीक है। सांस्कृतिक योगदान क्या था, गांधार कला का विकास हुआ, बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया, संस्कृत भाषा का संरक्षण। नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक योगदान क्या था, स्वर्ण सिक्के जारी किए गए, कनिष्क शासक थे ना, उन्होंने सोने के भव्य सिक्के जारी किए थे। रेशम मार्ग से व्यापार हुआ। कनिष्क का शासन राजनीतिक शक्ति, धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक उन्नति का प्रतीक माना जाता था। क्वेश्चन 7 कंप्लीट होता है। इसका एक पार्ट और दे रखा था, सातवान राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था का वर्णन करना था। तो क्वेश्चन 7 था हमारा, सातवान राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था का महत्व क्या है। राजनीतिक महत्व, सातवान दक्षिण भारत के पहले शक्तिशाली शासक, ठीक है, माने जाते हैं। शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी, राजा को धर्म का रक्षक माना जाता था, स्थानीय प्रशासन मजबूत था, ब्राह्मणों को भूमि दान दिया जाता था जिसे अग्रहार प्रथा कहते थे। शिलालेखों से शासन की जानकारी मिलती है। आर्थिक महत्व क्या था, कृषि अर्थव्यवस्था का आधार, सिंचाई के साधन जैसे तालाब हो गए, नहरें हो गई, ठीक है, नाले हो गए, व्यापार का विकास हुआ स्थल और समुद्री के रास्तों से, रोमन साम्राज्य से व्यापार किया जाता था, सिक्कों का प्रचलन था, शिल्प और कारीगरी का विकास। सातवां काल में दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि का आधार बना। अब क्वेश्चन 7 पूरा हुआ। क्वेश्चन 8 में हमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें आपको 2 पर टिप्पणी लिखनी थी। तो पहला है महापाषाण संस्कृति, ये रहा महापाषाण संस्कृति। ये पॉइंट्स आपको लिखने थे अपने क्वेश्चन में, जैसे बड़े पत्थरों से बनी कब्रें हो गई, मृतकों के साथ लोहे के औजार दफनाए जाते थे, लोहे युग से संबंध था, दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित था, सामाजिक असमानता के संकेत मिले। अगला है हड़प्पाई व्यापार, मतलब हड़प्पा लोग व्यापार क्या करते थे, तो आंतरिक और विदेशी व्यापार होता था। मेसोपोटामिया जो दजला और फरात के किनारे बसा हुआ है, उससे व्यापार किया जाता था। वस्तुओं क्या क्या व्यापार किया जाता था, किस किस का व्यापार किया जाता था, कपास, रुई का, मनकी और तांबा, और मोहरों का प्रयोग होता था। बंदरगाह बनाए गए थे। जैन धर्म संस्थापक महावीर स्वामी थे। अहिंसा सबसे बड़ा इनका सिद्धांत था। त्रिरत्न थे, जैसे कि पहला था असम्यक ज्ञान, असम्यक दर्शन, असम्यक अंतराल। कर्म सिद्धांत था, वैदिक कर्मकांड का इन्होंने विरोध किया। नैतिकता पर बल दिया। संगम संस्कृति क्या है, तमिल साहित्य पर आधारित था। 3 संगम सभाएं थी। समाज वीरता और युद्ध पर आधारित था। कृषि और व्यापार का विकास हुआ। स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। तो यहाँ हमारे ये क्वेश्चन एंड होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।